हाँ दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल की अगली कड़ी और मृदा की अगली कड़ी, आज हम भारत की 5वीं प्रमुख मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा पे बात करने वाले हैं। और आइए हर एंगल से इनको खंगालने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न उभर कर सामने आते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इससे जस्ट पहले जो 4 वीडियो भारत की प्रमुख मृदा पे अपलोड किया गया है उसे आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है जिसमें सिर्फ हम इशारे से आपको बताएंगे और आपको समझ लेना पड़ेगा। आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा, पसंद भी किया होगा और आपने देखा होगा कि बहुत यूजफुल परीक्षा के दृष्टिकोण से और हर एंगल से हम खंगालने का प्रयास भी कर रहे हैं हर वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, शांति से एकदम धैर्य होकर, कान खुला रख के, माइंड को फ्री करके, सारे दरवाजे खिड़की खुला रख के आपको देखना है, क्योंकि जब आप मन इधर उधर रखेंगे तो अनमना सा इस कान से घुसेगा, दूसरे कान से निकल जाएगा। जब आप धैर्य के साथ सुनेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं बिना ट्रिक के आपको लंबे समय तक याद रखने का प्रयास करा रहा हूं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए इसमें हमने लिखा क्या है कि भारत की शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, खासकर यह कहें मुख्य रूप से यह 2 मृदा है, शुष्क मृदा और मरुस्थलीय मृदा। इसको हमने एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया, क्योंकि दोनों में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, या फिर कहें इसमें बहुत ज्यादा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ सूक्ष्म अंतर है जो हम इसी वीडियो में क्लियर कर पाएंगे कि किस मिट्टी का नाम शुष्क मृदा रखा जाए और किस मिट्टी का नाम मरुस्थलीय मृदा रखा जाए। इसलिए हमने कहा कि पीछे वाले 4 वीडियो जो इसे जस्ट पहले अपलोड किया गया है उसे आप देखिए, उसको माइंड में रखते हुए आपको इस वीडियो को देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की शुष्क मृदा और मरुस्थलीय मृदा, एरिड एंड डिसर्ट सॉइल। अब देखते हैं दोस्तों, एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब जिस तरह हर वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट को हम कवर करते हैं, उसी कड़ी में इसमें हम देखते हैं। पहला तो देखते हैं, इसका नाम देख लेते हैं। अन्य नाम, अन्य नाम जो छनकर सामने आता है, इस मिट्टी को और किस किस नाम से पुकारा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि परीक्षा में आपको शुष्क और मरुस्थलीय मृदा नाम दे, कुछ और नाम दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइए। इस मृदा को और जो जो नाम से हम पुकार सकते हैं या जो नाम इसका रखा गया है वो जान लीजिए। बलुई मृदा ये कह सकते हैं, राजस्थानी मृदा कह सकते हैं, बलुई मृदा, राजस्थानी मृदा, और क्या कहेंगे दोस्तों? क्योंकि बलुई को दूसरा नाम इसको कहा जाता है रेगिस्तान, ठीक है, जहां रेगिस्तानी मृदा। ये 3 प्रमुख नाम है जो इस मृदा का रखा गया। कोई जरूरी नहीं कि ये नाम दे, आपको रेगिस्तानी मृदा भी शब्द दे सकता है, परीक्षा में ऑप्शन में दे सकता है कि इसको और किस नाम से पुकारा जाता है। ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो क्लियर है कि शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा को और भी अन्य नामों से पुकारा जाता है। वो है बलुई मृदा, राजस्थानी मृदा, रेगिस्तानी मृदा। बलुई और रेगिस्तानी सेम नाम है, इसलिए यहां तो कंफ्यूजन नहीं। राजस्थानी मृदा क्यों कहा जाता है वो आने वाले समय में इसी वीडियो में हम क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल आप नाम देख लीजिए। इसमें कौन सा राज्य का नाम छिपा हुआ है? राजस्थान। क्योंकि इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है, इसलिए इसको राजस्थानी मृदा भी कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है कि इस मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो रंग में दोस्तों थोड़ा सा माइंड को संभाल के रखना है, हड़बड़ा के जवाब नहीं देना है। वो इसलिए कि मैंने बताया, अभी कुछ देर पहले बताया था
कि ये दो प्रकार की मृदा है, इसमें कुछ सा सूक्ष्म अंतर है। वो अंतर इसके कलर को लेकर है। पहला अंतर इसके कलर को लेकर है। तो भाई रंग अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें दोनों बातें आपको याद रखना। पहला तो शुष्क मृदा का रंग कैसा है ये आपको जानना है। शुष्क मृदा का रंग है दोस्तों लाल एवं किशमिशी कलर का, किशमिशी कलर का होता है शुष्क मृदा का कलर। दूसरा है मरुस्थलीय मृदा का कलर होता है दोस्तों लाल एवं भूरा। तो ये आपको माइंड डिस्टर्ब करने के लिए ऑप्शन में दिया जा सकता है। अगर इसका सम्मिलित रंग अगर आपसे पूछा जाता है तो अगर आप लाल बताएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप उनको इस तरह बता देंगे कि मरुस्थलीय मृदा को दरअसल उनके दोनों रूपों में जाना जाता है। शुष्क मृदा का कलर होता है लाल एवं किशमिशी, वहीं मरुस्थलीय मृदा का रंग होता है लाल एवं भूरा, लेकिन दोनों का कॉमन रंग है वो है लाल। तो रंग वाला कंफ्यूजन दूर हो गया। क्यों शुष्क और मरुस्थलीय मृदा को अलग अलग रखा गया और भी आया है अंतर, वो हम आने वाले समय में इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। पहला क्लियर हो गया रंग का। अब आइए देखते हैं और दूसरा टॉपिक जो उभर कर सामने आता है और वो आता है, इसमें बहुत ज्यादा जो है कि कंफ्यूजन नहीं है, परेशानी नहीं है, वो हम देखते हैं। ये हो गया रंग हो गया। अब हम देखते हैं इसका विस्तार। विस्तार, इस मिट्टी का विस्तार भारत में कहां कहां पाया जाता है। तो इसके नाम में ही क्लियर है। जब आप इसका नाम याद कर लेंगे तो इनडायरेक्टली आपको याद हो जाता है कि मुख्य रूप से इसका विस्तार कहाँ है। या आपसे पूछ देगा कि भारत में मरुस्थलीय मृदा या कहें बलुई मृदा का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो आप बताएंगे इसका विस्तार जो है ना दोस्तों वो मुख्य रूप से राजस्थान में है। ठीक है, कहां पे है? राजस्थान में। इसके अलावा इसका पड़ोसी राज्य है उसको नहीं भूलना है। राजस्थान में भी अगर आप हिस्सा पूछा जाए कि किस हिस्से में या किस राजस्थान के किस वाले एरिया में, तो इसका याद रख लीजिए पश्चिमी राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान है तो जाहिर सी बात है, अगर आप राजस्थान का मैप देख पा रहे हैं तो देखिए पश्चिमी राजस्थान से लगा हुआ कौन सा है। तो पहली बात तो पाकिस्तान से लगा हुआ है राजस्थान। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है, तो हमें पाकिस्तान नहीं जाना, हमें हिंदुस्तान में रहना, क्योंकि हम भारत की इस मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान से ऊपर की ओर देखिए कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो आप जब देखेंगे वो है दक्षिणी पंजाब, और दूसरा राज्य कौन सा है? दक्षिण पश्चिम हरियाणा। और नीचे आप उतरिए, गुजरात वाला वो जो दलदली हिस्सा है, गुजरात का दक्षिणी हिस्सा, वो क्या है? कच्छ वाला हिस्सा। कच्छ और कई जगह सौराष्ट्र से भी पूछ देगा दोस्तों, याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान में है। इसके अलावे ऑप्शन में अगर दे देगा कहां पे है, राजस्थान नहीं दे तो इसको गलत आप मत कीजिए। मुख्य रूप से विस्तार है, लेकिन अन्य राज्य भी इसमें आते हैं। उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं तो दक्षिणी पंजाब, और आगे बढ़ते हैं पंजाब से सटा हुआ कौन सा राज्य है? हरियाणा है। हरियाणा का कौन सा? दक्षिण पश्चिम हरियाणा में है। और नीचे राजस्थान का नीचे आप उतरिए, गुजरात का कच्छ वाला एरिया है, और उसके अलावा सौराष्ट्र वाला एरिया में भी इसका विस्तार पाया जाता है। अब देखिए कि इनका विस्तार तो ये हो गया, राज्य हो गया। अगर आपको और भी इसमें जानना है कि वो कौन सा एरिया है, अगर आपको राज्य न दे कुछ और दे दी तो वो जानना है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला तो और सबसे उष्ण वाला हिस्सा में इसका विस्तार पाया जाता है। भाई जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो वहां क्या होंगे?
अकाल ही तो पड़ेगा एक तरह से, ये माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। कोई जरूरी नहीं कि वहां अकाल पड़ेगा, आने वाले समय में बताएंगे वहां क्यों अकाल नहीं पड़ता है, इसी वीडियो में हम बताएंगे। ये अगर राज्य पूछ दे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको परिस्थिति पूछा जाए कि किन परिस्थितियों या किन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाके में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो इसमें दो परिस्थिति है जहां ये दोनों शर्त पूरा करेगा। एक तो सबसे कम वर्षा होगा और दूसरा क्या होगा, सर्वाधिक गर्म होगा। मतलब ये दोनों स्थिति जहां होगी वहां पर शुष्क और मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पाया जाएगा। जस्ट पिछले वाले वीडियो में आप पहुंचे, किस मृदा का निर्माण अधिक वर्षा और अधिक गर्म वाले हिस्से में होता है। अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे अधिक वर्षा और सबसे अधिक गर्म वाले हिस्से में मरुस्थलीय या शुष्क मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आप इसे जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, इसमें और चीजें हम देखते हैं। वो क्या देखते हैं, इसकी संरचना कैसी है। ठीक है, संरचना अगर पूछा जाए कि शुष्क या मरुस्थलीय, में बार बार दो वर्ड का यूज करते करते थक जा रहा हूं, मरुस्थलीय मृदा बोले या शुष्क मृदा बोले, आपको समझना है। ठीक है, दोनों नाम है। तो इस मृदा की संरचना कैसी है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इस मृदा का मैंने नामकरण किया हुआ है बलुई मृदा या रेगिस्तानी मृदा। तो इस मृदा की संरचना जो है ना वो है बलुई। संरचना कैसी है, बलुई। संरचना वही है ना। इसके निर्माण में अधिक रोल किसका है। ठीक है, अब मनुष्य के शरीर की संरचना कैसी है, हार्मोन्स का ही तो बना है, तो वही है संरचना। और मृदा की संरचना पे हमने वीडियो बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में। करीब पिछले 10-12 वीडियो से लगातार हम सिर्फ मृदा पे ही चले आ रहे हैं। हमने शुरू में ही कहा था इसमें कई सारे वीडियो बनेंगे और अभी और आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसकी संरचना है कैसी, बलुई मृदा है, इसकी संरचना बलुई है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा पूछ देगा कि इस मृदा की प्रकृति कैसी है। प्रकृति कैसी है, प्रकृति के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया। ये हम पिछले किस नंबर वीडियो है मृदा पे वो तो याद नहीं, हमने बताया है कि 3 प्रकार का होता है प्रकृति। अम्लीयता के आधार पर मृदा 3 प्रकार का होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, यही तो है। तो इसका जो है, इसके जो है कि प्रकृति जो है वो कैसी है दोस्तों, अम्लीय कहें या लवणीय कहें, लवणीय। इस मृदा की संरचना हो गई बलुई और प्रकृति हो गई लवणीय। इसका अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और जो इसमें जान लेना है आगे, जो मेरे जहन में आ रहा है, इसमें सबसे कम क्या पाया जाता है, सबसे कम क्या पाया जाता है। सबसे अधिक भी हम बताएंगे, सबसे कम भी बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं सबसे कम क्या पाया जाता है। हर प्रकार की मृदा में कई चीज बता रहे हैं। अगर आपने पिछले अगर 4 प्रकार की मृदा या 5 प्रकार की मृदा, जो मृदा पे स्पेशली 5 जो वीडियो बनाए उसमें आप देखे होंगे, हर मृदा में वो कमी पाया जाता है। इसमें भी वही कमी पाया जाता है, नाइट्रोजन, ह्यूमस, ये कम मात्रा में इसमें पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें चूने की भी कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों, कमी सबसे कम नाइट्रोजन है, ह्यूमस, ये तो कॉमन सी बातें हो गई। और इसके अलावा इसमें जो है चूने का भी कम पाया जाता है। इसमें कब सबसे कम चूना पाया जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें टीम में चूना है ही नहीं, कम पाया जाता है। अब वो चूना कहाँ पाया जाता है इसको हम आगे बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहे लिख लें। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस मृदा की उर्वरता। ठीक है, इस मृदा की उर्वरता या सबसे बंजर भूमि कहें जो है वो यही है, मरुस्थल है, मरुभूमि है, बालू है, तो इसमें खेती करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें उर्वरता पूछा जाए तो सबसे कम उपजाऊ क्या है दोस्तों? सबसे कम उपजाऊ ये मृदा है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने एक चीज गलत बता दी है, वो आपका जो सुधार कर लीजिए। जैसे हमने लैटेराइट मृदा को बताया कि कम उर्वरता की दृष्टि से दूसरा स्थान है, नहीं, कम उर्वरता की दृष्टि से सुधार कर लीजिए, उस मृदा का स्थान तीसरा है। अब देखिए वो हम बताते हैं सबसे कम, इस मृदा की उत्पादकता सबसे कम है। तो उत्पादकता की दृष्टि से जब आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो पहला स्थान पे क्या हो गया? शुष्क एवं मरुस्थलीय। दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों लाल एवं पीली मृदा। और तीसरा स्थान है उर्वरता में लैटेराइट मृदा। ये तीनों आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने बताया कि उर्वरता ऊपर तो है, सर्वाधिक उर्वरता आपने जस्ट पहले वाले वीडियो में देख लिया कि जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, सघन जनसंख्या वहीं पाई जाती है, बहुत सी बातें हमने बताया था। और नीचे भी है, सबसे नीचे से अगर आप लेंगे तो सबसे कम उपजाऊ है वो है शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, उससे अधिक थोड़ा अच्छी पोजीशन में है लाल एवं पीली मृदा, और उससे थोड़ा अच्छी पोजीशन में है लैटेराइट मृदा। ये क्रमशः है, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो ये है, उससे जस्ट पहले वाला वीडियो ये है, आप एक एक करके देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि इसका निर्माण कैसे कैसे होता है। जैसे परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस मृदा को और इस मृदा को मिलाकर आपको परेशान कर सकता है। तो लैटेराइट मृदा का निर्माण जो होता है ऐसे जगह में जहां होता है सर्वाधिक वर्षा होता है, वहां पे सर्वाधिक वर्षा प्लस सर्वाधिक तापमान बोल सकते हैं या अधिक तापमान बोल सकते हैं। इसमें क्या चीजें पाई जाती है? सबसे कम वर्षा प्लस अधिक तापमान वाले हिस्से में इसका विस्तार पाया जाता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? और दूसरी बात है जो हमने पिछले हर वीडियो में बताया, जैसे लैटेराइट मृदा का निर्माण किससे होता है? लैटेराइट मृदा का निर्माण जो भारतीय मानसून की उष्णता और जो है कि वो नमी वाली स्थिति के परिवर्तन के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न होती उससे इस मृदा का निर्माण होता है। वही लाल एवं पीली मृदा का निर्माण किससे होता है दोस्तों? रूपांतरित सेल के टूटने फूटने से इस मृदा का निर्माण होता है। वही काली मृदा भी हमने बताया है, काली मृदा का निर्माण किससे होता है? बैसाल्ट सेलों के टूटने फूटने से। तो ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, काली बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। लाल और पीली मृदा वह रूपांतरित या कायांतरित सेल से। लैटेराइट मृदा सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक ताप वाले एरिया में, यानी वो भारतीय मानसून की परिस्थिति जो एक विशेष परिस्थिति हो जाती है उसकी वजह से इसका निर्माण होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा उत्पादकता सबसे कम किस मृदा की है। क्लियर हो गया? शुष्क न्यूनतम उत्पादकता में सबसे नीचे पायदान पे खड़ा है, उससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो लाल एवं पीली मृदा, और उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो लैटेराइट मृदा। क्लियर? अब आइए एक और चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इससे जस्ट पहले अभी शुष्क और मरुस्थलीय मृदा में एक अंतर हमने बताया, वो अंतर था कलर को लेकर। ठीक है? अब दूसरा अंतर हम इन दोनों में बताने वाले हैं। जैसे अभी आपने जस्ट पहले, मतलब इससे जस्ट पहले आपने क्या पढ़ा कि इस मृदा में सबसे कम जो तत्व पाया जाता है उसको आपने देखा, वो सब में कॉमन सी बात है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? यहां भी जवाब देने में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अब आइए देखते हैं, इस मृदा में चूना की भी कमी पाई जाती है। अब देखते हैं वो चूना रोल कहां निभाता है, उसको देखते हैं। अब आइए देखते हैं, एक तरफ हम रखते हैं शुष्क मृदा को, दूसरी तरफ रखते हैं
मरुस्थलीय मृदा को। अब हम देखते हैं, परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है दोस्तों, किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। शुष्क मृदा और मरुस्थलीय मृदा। ऊपर सतह पर तो इस मृदा में क्या होता है, चूने की भी कमी पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे तो इन दोनों में से एक मृदा में चूने की मात्रा बढ़ती है और दूसरे में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। अब आइए देखते हैं किस मृदा में चूने की मात्रा बढ़ती है और किस मृदा में। जब आप शुष्क मृदा में नीचे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये नीचे की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो उसमें जो है चूना की मात्रा में वृद्धि होती जाती, मतलब वो बढ़ता जाता है। वहीं जब आप मरुस्थलीय मृदा में नीचे की ओर जाते हैं, मरुस्थलीय मृदा में नीचे की ओर जाते हैं तो वहां कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इन मृदा में दूसरा अंतर यह है, पहला अंतर इन दोनों में क्या है कि इसका रंग, शुष्क मृदा का रंग क्या होता है, लाल एवं किशमिशी कलर का होता है। वहीं मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, लाल एवं भूरा कलर का होता है। और दूसरा अंतर क्या है कि शुष्क मृदा में जब आप नीचे की ओर जाते हैं, जमीन के अंदर आप जाते हैं, तो वहां पर चूना की मात्रा में आप वृद्धि पाते हैं, अधिकता पाते हैं। इसमें कई जगह चूना में इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, चूना में कई बार होता है, इसमें नमक की मात्रा में वृद्धि होती है। नमक की मात्रा में इतनी ज्यादा कई बार वृद्धि हो जाती है, उसको जल में भिगोकर पानी को भाप बनाकर उड़ाते हैं, और क्या होता है, जो जल होता है उसमें नमक की मात्रा हम प्राप्त करते हैं। मतलब इस मिट्टी को जो है कि पानी में घुलाकर हम नमक प्राप्त करते हैं, ठीक है, नमक प्राप्त होते हैं शुष्क मृदा से। तो क्लियर है, जमीन की ओर जब आप बढ़ते हैं, अंदर की ओर जब आप जाते हैं, शुष्क मृदा में चूने की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, वहीं मरुस्थलीय मृदा में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज है दोनों में जो कॉमन पाई जाती है, वो क्या पाई जाती है, जब आप कुछ नीचे चले जाते हैं, इन दोनों में यहाँ पे कॉमन बातें पाई जाती है। जब आप जमीन में कुछ हद तक नीचे जाते हैं तो वहां पर आप क्या देखते हैं, चूना के कंकड़ की परत आप पाते हैं। इस मृदा में जब आप नीचे की ओर पढ़ते हैं तो एक परत आपको दिखता है, और वो होता है चूना का परत। तो दोनों में ये कॉमन बातें हो गई। जब आप नीचे की ओर जाते हैं तो नीचे में चूना के कंकड़, मतलब कंकड़ के रूप में चूना पाया जाता है, उसकी एक परत सी पाई जाती है। वो एक अवरोधक का काम करता है, जिससे होता क्या है, फायदा क्या होता है। मान लीजिए ये मृदा है, ठीक है, इसके ये स्थल भाग हो गया, इसके नीचे हम जा रहे हैं, ठीक है, यहां पे आपको चूना का एक जो है कि एक परत पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है, जब इसमें वर्षा से हो या सिंचाई से हो, जब इसमें नमी हम प्रदान करते हैं, ये नमी थोड़ा भूमिगत जल के रूप में नीचे जाता है, और यहां पे ये अवरोधक का काम करता है, जिससे वो नमी जमीन के अंदर नहीं जा पाती है। और इस वजह से क्या होता है कि मृदा में लंबे समय तक नमी पाया जाता है। जब हम इसमें सिंचाई करते हैं तो पौधे को जो है कि लंबे समय तक नमी की प्राप्ति होती है, इस वजह से वहां पर उपज होता है, और इसलिए यहां पे सुखाड़ नहीं पड़ता। क्लियर, फिर से क्लियर कर लीजिए। शुष्क मृदा में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, शुष्क मृदा में जब आप नीचे बढ़ते हैं तो उसमें किसकी मात्रा बढ़ती जाती है, चूना की। वहीं जब मरुस्थलीय मृदा में आप नीचे की ओर बढ़ते हैं तो किसकी मात्रा में आप वृद्धि पाते हैं, कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि पाते हैं। लेकिन दोनों में कॉमन है, जब आप कुछ नीचे चले जाते हैं तो वहां पर एक परत मिलता है, और वो परत होता है चूना का, कंकड़ के रूप में एक विशाल परत पाया जाता है। और ये परत कहां पाया जाएगा, यह ऑब्जेक्टिव इस तरह आपको जो है कि प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछ दे कि किस राज्य के मृदा में जमीन के या सतह के नीचे जाने पर चूने की एक परत पाई जाती है। तो राज्य, यह मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, वो है राजस्थान। तो राजस्थान के मृदा के जमीन के अंदर जब जाते हैं तो उसमें चूना के कंकड़ की परत पाई जाती है।
तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहे लिख लें। उसके बाद अब हम दोस्तों थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या बचा है, वो हम बताने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, इस रेगिस्तानी इलाके में प्रकृति का वरदान कहें या जो कहें, वो वरदान हम जानते हैं कि जान लेते हैं कि इस एरिया में, हालांकि आपको हम पीछे मोड़ना चाहेंगे, आप भारतीय मरुस्थल वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें हमने इस शब्द की चर्चा किया है कि वहां पर इस रेगिस्तानी मृदा में जो एक या कहें कि सबसे लंबी स्थलीय नदी जिसकी उत्पत्ति भारतीय भूमि में होती है और अंत भी भारतीय भूमि में ही होती है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो नदी है दोस्तों लूनी नदी, इस एरिया में पाया जाता है। तो जान लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इस नदी की लंबाई जो है वह है 495 किलोमीटर, जो राजस्थान वाला हिस्सा या इस मरुस्थलीय मृदा की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। अब चूंकि ये सबसे लंबी नदी है, नाम में आगे सबसे लंबी नदी, तो जाहिर सी बात है इसमें छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। इस रेगिस्तानी भूमि में सबसे लंबी हो गई लूनी नदी। इसके सहायक 4 प्रमुख नदी है। अब वो 4 प्रमुख नदी हम जानने का प्रयास करेंगे। सहायक नदी, इसकी सहायक 4 प्रमुख नदी है और वो कौन सा है, देख लीजिए। सरस्वती नदी, बूंदी नदी, सुकती नदी और जवाई नदी। ये 4 प्रमुख इनकी सहायक नदी। हालांकि नदी वाले टॉपिक में भी इनकी चर्चा हम करेंगे, क्यों नहीं, छोटा छोटा अगर पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस पर चूंकि लोगों का कम ध्यान जाता है, ऐसे पूछ सकता है कि भारत के रेगिस्तानी इलाके की प्रमुख नदी जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदी का नाम बताइए। तो ये 4 प्रमुख सहायक नदी है, सरस्वती, बूंदी, सुकती और जवाई। नाम मिला जुला है, सरस्वती, बूंदी, सुकती और जवाई, ये प्रमुख सहायक नदी है लूनी का। दूसरा, इस रेगिस्तानी इलाके में चूंकि वर्षा का अभाव है, तो माइंड सेट कीजिए सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पे, तो भैया कृषि तो करना है, खेती करना है, इसलिए यहाँ पर एक नहर की स्थापना की गई है, नहर का निर्माण किया गया है। और वो नहर है, जान लीजिए कौन सा नहर है, वो नहर वाले टॉपिक में भी इसकी चर्चा करेंगे। और वो नहर है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, जो भारत के रेगिस्तानी इलाकों में बनाई गई है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है। अब इसमें थोड़ा सा नजर डाल देते हैं। ये इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण किया गया है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है जो भारत की ओर से सिंधु नदी में मिलता है। इधर से जब आप बढ़ते हैं तो पहली सहायक नदी है सतलज। कौन सा है दोस्तों, सतलज नदी। उसमें आती है व्यास नदी, जहां पे मिलती है, व्यास नदी जहां पे मिलती है। हालांकि सतलज की व्यास सहायक नदी है, ठीक है, और ये कहलाती क्या, सतलज नदी ही, ठीक है। तो जहां पे ये नदी, व्यास नदी सतलज नदी में आकर मिलती है, वहां से एक नहर निकलती है, वो है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। यह रेगिस्तान में इस तरह लंबे जो है हिस्से में इसके द्वारा सिंचाई सुविधा संपन्न की जाती है। लूनी नदी का थोड़ा सा और जान लीजिए। लूनी नदी जो हमने बताया, इसकी उत्पत्ति होती है, याद रख लीजिए दोस्तों, अजमेर के दक्षिण से निकलती है और वो कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है, अजमेर के दक्षिण में। या अगर आपको पहाड़ पूछा जाए, वो आ जाता है दोस्तों अरावली की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है लूनी नदी की। तो लूनी नदी अरावली की पहाड़ी पर अजमेर के दक्षिण से इसकी उत्पत्ति होती है और कच्छ के रण में जाकर वो विलीन हो जाती है। अब आगे इंदिरा गांधी नहर पे। इंदिरा गांधी नहर जो है
सतलज की सहायक नदी व्यास नदी जहां पर मिलती है वहां से एक नहर निकाली जाती है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान की एकमात्र कहें या सबसे बड़ी कहें वो नहर है। इस तरह दोस्तों पांचवी प्रमुख जो है कि मृदा भारत की, उसको हमने क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट और जो मृदा है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर पाएंगे। अभी आपको बोर लगेगा, लेकिन जब आपको जरूरत महसूस होगी तो आप याद करेंगे कि इसमें ये सब चीजें जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, अपनी जो मनोकामना पूरी कीजिए। आप धर्मशाला जाने से ज्यादा आप किताबों की ओर बढ़िए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।